जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका कैरियर मेंटर पे। तो चलिए, जैसा कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, बिहार दरोगा से रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग डील कर रहे हैं, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है और उसको हम एक एक करके सोल्व करते हैं। पर डे हमारा 10 क्वेश्चन का सेट रहता है और इसको देखिए, ये जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा और ये रिवीजन के व्यू से देखिए, जो आपको रिवाइज करने में मदद करे और आपका तैयारी को और ज़्यादा बूस्ट करें। तो चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका और शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपका, देखिएगा कि भारत और नेपाल दोनों देशों से होकर बहने वाली नदी कौन सी नदी? मेची नदी। दोनों देशों से होकर बहने वाली नदी है, कौन सी नदी है? तो आपका मेची नदी है। इनमें से किस सहायक नदी है? किसकी सहायक नदी है? इनमें से किसकी सहायक नदी है? तो चलिए जल्दी से आप लोग बताइएगा इसका आंसर, जल्दी से कमेंट करिए। ऑप्शन है आपका गंगा नदी है, गंडक नदी है, गोदावरी नदी है और महानंदा नदी है। तो जल्दी से बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ध्यान रखिएगा, पहले मेची नदी को जानिए। मेची नदी जो है नेपाल के महाभारत श्रेणी से निकलती है। नेपाल के महाभारत श्रेणी से निकलती है और नेपाल के बाद बिहार में भी जो है बहती है। यानी मेची नदी जो है नेपाल और नेपाल के साथ साथ कहाँ पे बहती है? बिहार में भी बहती है और बिहार में आकर किशनगंज के पास, बिहार में कहाँ पर? बिहार में आकर किशनगंज के पास आकर ये महानंदा नदी से मिल जाती है। महानंदा नदी से मिल जाती है। महानंदा नदी से मिल जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, कौन सी नदी से आके मिलती है? महानंदा नदी से। तो अब इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका महानंदा नदी। ध्यान रखिएगा, इसमें जो मेची नदी है, मेची नदी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था आपका, अभी फिलहाल जो बीपीएससी वाला एग्जाम हुआ था उसमें आया था कि कोसी मेची लिंक परियोजना जो चल रहा है उससे किस एरिया को ज्यादा फायदा होगा या किस जिला को, बिहार के कौन से जिले को ज्यादा फायदा होगा? तो अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, ये 4 जिले हैं जिनको ज्यादा फायदा होगा। एक योजना चल रहा है, कौन सा योजना था? कोसी मेची लिंक। यानी कि इसमें क्या किया जा रहा था? तो कोसी नदी के पानी को ले जाया जा रहा था किसमें? मेची नदी में। और इससे ले जाने से क्या होता है? तो बिहार के उत्तरी बिहार में जो हर साल बाढ़ का जो सिचुएशन उत्पन्न होता है वो कम हो जाता और उससे क्या होता? बाढ़ की स्थिति कंट्रोल होती। और ये जो कोसी मेची लिंक था, इससे लाभान्वित जिला का बात करें, कौन कौन से जिला बिहार का जो है ज्यादा लाभान्वित होगा? तो उसमें क्या था? एक होगा आपका पूर्णिया, दूसरा होगा कटिहार, अररिया और एक होगा आपका किशनगंज। ये 4 जिले उससे ज्यादा लाभान्वित होंगे। किशनगंज। अब देखिएगा, कोसी मेची लिंक में लगभग 6300 करोड़ रुपए का लागत होने वाला है। 6300 करोड़ रुपए का लगभग होने वाला है लागत, समझे? अगर ये लिंक हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, तो उत्तर भारत में जो बिहार में जो उत्तर बिहार में जो बाढ़ का स्थिति आती है उस पर कंट्रोल किया जा सकता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन से इसका आंसर क्या हो गया? महानंदा नदी हो गया। अब जो महानंदा नदी है वो किसकी सहायक नदी है? तो ध्यान रखिएगा, महानंदा नदी जो है वो गंगा की सहायक नदी है। गंगा की अंतिम सहायक नदी है। अंतिम सहायक नदी है। गंगा की अंतिम सहायक नदी कौन है? महानंदा नदी है। और ये गंगा के अगर देखा जाए तो बाएं तट से आके मिलती है, गंगा के बाएं तट से आके मिलती है। अगर हम बात करें गंगा की, अगर हम बात कर ले अपने गंगा की, तो गंगा जो है दो धाराओं के मिलने के बाद या 2 नदियों के मिलने के बाद गंगा बनती है, जो कि अलकनंदा और भागीरथी। अलकनंदा
अलकनंदा और भागीरथी। अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से गंगा का निर्माण होता है और अलकनंदा और भागीरथी ये दोनों आकर देवप्रयाग में मिलते हैं, देवप्रयाग में मिलते हैं और वहां से गंगा बन जाती है। गंगा जो है सबसे पहले हरिद्वार में समतल मैदान पे प्रवेश करती है और हरिद्वार के बाद वो उत्तराखंड, यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल होते हुए बांग्लादेश में चली जाती है और बांग्लादेश में अपना जल का विसर्जन जो है बांग्लादेश के बाद बंगाल की खाड़ी में कर देती है। अगर हम बात करें गोदावरी का, तो गोदावरी महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्रयंबक पहाड़ी से निकलती है। गोदावरी जो है महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्रयंबक पहाड़ी से निकलती है और ये जो है अपना जल जो है बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती है। अगर हम बात करें गंडक के, तो ये भी नेपाल से निकलती है और नेपाल में इसका नाम गंडक नदी का अगर हम बात करें तो नेपाल में इसका नाम नारायणी रहता है, नारायणी। और इसकी लंबाई का बात करें तो 630 किलोमीटर लंबाई इसका पड़ता है, 630 किलोमीटर लंबाई पड़ता है। नारायणी नाम रहता है नेपाल में और ये आकर बिहार के सोनपुर में आकर गंगा नदी से आकर मिल जाती है। कहाँ पे? तो बिहार के सोनपुर में, बिहार के सोनपुर में, सोनपुर में गंगा नदी से आकर मिल जाती है। वही गोदावरी का बात करें तो इसकी लंबाई होती है 1400। गोदावरी का अगर हम बात करें तो इसकी लंबाई का अगर हम बात करें तो इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। अगर वही बात करें गंगा की, तो गंगा नदी की लंबाई हमारा 2525 किलोमीटर है। तो ये पहला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा सटे हुए नहीं छूट गया है? सटे हुए नहीं है, कौन से राज्य इसमें सटे हुए पाकिस्तान के साथ नहीं है? तो इंडिया का मैप अगर आप लोग देखे होंगे अच्छे से, तो इंडिया के मैप में आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा तो इंडिया के पश्चिम साइड में आपको दिखाई देगा पाकिस्तान, पाकिस्तान दिखाई देगा। कौन सा दिखाई देगा? पाकिस्तान, पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान जो है भारत के साथ 3323 किलोमीटर 3323 किलोमीटर सीमा बनाती है। इतना किलोमीटर सीमा बनाती है, सीमा बनाती है। उसके बाद अगर बात करें तो ये कौन कौन राज्य के साथ सीमा बनाती है, तो उसमें ध्यान दीजिएगा। तो 3323 किलोमीटर में सबसे पहले आपका आ जाता है गुजरात, गुजरात आ जाता है। उसके बाद बात करें तो राजस्थान आ जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो राजस्थान के बाद पंजाब आ जाता है, पंजाब आ जाता है। उसके बाद अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर आ जाता है और उसके बाद बात करें तो लद्दाख आ जाता है, लद्दाख आ जाता है। यानी टोटल 5 राज्य ऐसे हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। अब पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने में ये 3 ऊपर का 3 तो राज्य हैं, ऊपर के 3 का अगर बात करें तो ये तो राज्य हैं और नीचे वाले दोनों ये क्या पड़ जाते हैं आपके केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब ध्यान दीजिएगा, आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कौन से राज्य पाकिस्तान से सटे हुए नहीं है। देखिए तो गुजरात है, हाँ है, राजस्थान भी है, पंजाब भी है, हरियाणा कहीं दिख रहा है? नहीं। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? हरियाणा। हरियाणा किसी भी देश के साथ सीमा नहीं बनाता है। ऐसा हम बोल सकते हैं कि हरियाणा एक लैंड लॉक्ड राज्य है, यानी स्थल से घिरा हुआ राज्य। और स्थल से घिरा हुआ अगर राज्य का बात करिएगा तो ये अगर स्थल से घिरा हुआ राज्य, स्थल से घिरा हुआ, यानी हम बोल सकते हैं इसको स्थल से नहीं बोलकर अगर हम बोले तो जो राज्य ना तो किसी देश के साथ सीमा बना रहा है और नहीं कोई वाटर बॉडीज के साथ सीमा बना रहा है, तो 5 हो जाते हैं। जैसे तेलंगाना हो गया, आपका मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया। तो ये सब राज्य जो है वो किसी देश के साथ सीमा नहीं बनाते हैं, ये लैंड लॉक्ड स्टेट हैं। ये सब राज्य जो है किसी देश के साथ सीमा नहीं बनाएंगे और ये लैंड लॉक्ड राज्य देखने को
मिलता है। अगर हम बात करें इसमें से बात करें तो सबसे अधिक जो सीमा बनाता है पाकिस्तान वो राजस्थान के साथ बनाता है। सबसे अधिक सीमा किसके साथ बनाता है? सबसे अधिक सीमा जो पाकिस्तान है वो किसके साथ बनाएगा? राजस्थान के साथ बनाता है। तो एक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब चलिए ऐसे अगर हम बात कर ले तो भारत जो है कुल 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा बनाता है। भारत जो है टोटल कितना देश के साथ स्थलीय सीमा बनाता है? 7 देश के साथ स्थलीय सीमा बनाता है। और ये 7 देश जो है कौन कौन है आपको पहले ही बता चुके हैं। कौन कौन एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए। पाकिस्तान है और कौन सा है? तो अफगानिस्तान है और कौन से है? तो अफगानिस्तान के बाद आपका चीन है, चीन के बाद आपका नेपाल है, नेपाल के बाद आपका भूटान है, भूटान के बाद आपका म्यांमार है, उसके बाद आपका अगर बात करें तो बांग्लादेश है। टोटल कितना देश हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 यानी 7 देश के साथ जो है भारत स्थलीय सीमा बनाता है। ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है, चलिए तो अगला क्वेश्चन है हमारा 10 डिग्री जल संधि निम्न में से किससे संबंधित है? 10 डिग्री जल संधि इनमें से किससे संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा कुछ डिग्री जो कुछ चैनल होते हैं उसको ध्यान रखिएगा, कुछ अक्षांशीय। जैसे अगर हम बात करें तो 8 डिग्री चैनल का बात करते हैं। किसका बात करते हैं? 8 डिग्री चैनल का बात करते हैं। 8 डिग्री चैनल जो है हमारा मालदीव और मिनिकाय के बीच में स्थित है 8 डिग्री चैनल। वही अगर 9 डिग्री चैनल का बात करिएगा, 9 डिग्री चैनल का बात करिएगा तो कावारती और मिनिकाय के बीच स्थित है, और मिनिकाय के बीच स्थित है। वही अगर बात करिएगा 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान तथा कार निकोबार के बीच स्थित है, कार निकोबार के बीच स्थित है। तो ये 3 जो चैनल उसको ध्यान रखिएगा, 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है किसके बारे में? 10 डिग्री चैनल के बारे में। तो अब आप लोग बताइएगा कि 10 डिग्री चैनल किसके बीच में है? तो 10 डिग्री चैनल जो है हमारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच में देखने को मिलता है। अगर हम बात करें तो भारत और श्रीलंका को अलग कौन करता है? भारत और श्रीलंका को अलग करता है हमारा पाक स्ट्रेट या मन्नार की खाड़ी बोल सकते हैं या पाक जल संधि बोल सकते हैं। तो ये हमारा अलग करता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन है केरल से गुजरने वाले अक्षांश फिल इन द ब्लैंक से भी गुजरते हैं। केरल से गुजरने वाले अक्षांश फिल इन द ब्लैंक से भी गुजरते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इंडिया का मैप अगर ध्यान से देखे होंगे आप लोग, इंडिया का मैप देखे होंगे तो यहाँ पे आपको एक राज्य देखने को मिलता है, यहाँ पे एक राज्य देखने को मिलता है और यहाँ पे एक राज्य देखने को मिलता है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि वहाँ पे कौन कौन राज्य देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमारा जो देखने को मिलता है वो रहता है कौन सा? केरल राज्य। और यहाँ पे देखने को कौन सा मिलता है? तमिलनाडु। अब बताइएगा कि जो राज्य केरल से गुजरेगा, जो राज्य कह रहे हैं सॉरी, जो अक्षांश केरल से गुजरेगा वो और किस राज्य से गुजर सकता है? मान लीजिए कि कोई एक अक्षांश हमारा केरल से गुजर रहा है, तो और किस राज्य से गुजरेगा? तो ध्यान दीजिएगा, किससे गुजरेगा? तमिलनाडु से गुजरेगा। ऑप्शन में मेरा क्या है? तेलंगाना है, उत्तराखंड है, राजस्थान है और तमिलनाडु है। बताइए तो उत्तराखंड कहाँ यहाँ पड़ता है? उसके बाद अगर हम बात करें राजस्थान इधर पड़ता है और बात करें तेलंगाना इधर पड़ता है। तो कहाँ से और राज्य से जो केरल के साथ जो अक्षांश जाएगा वो और कहाँ से इन सब से जाएगा? नहीं जा सकता है। तो जो अक्षांश केरल के साथ जाएगा वही अक्षांश जो है तमिलनाडु में भी
जाएगा, सब अक्षांश नहीं जाएगा, लेकिन हाँ केरल से जाने वाला अधिकतर अक्षांश किससे जाएगा, तमिलनाडु से होकर गुजरेगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। अब अक्षांश क्या है इसको समझने का प्रयास करते हैं। अक्षांश है क्या हमारा, तो अक्षांश जो है पृथ्वी को पूर्व से पश्चिम की ओर जो काल्पनिक रेखाएं पृथ्वी पर खींची गई है उसी को अक्षांश कहते हैं। पृथ्वी पर पूर्व से पश्चिम की ओर पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा क्या कहलाता है, अक्षांश कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये पूरा मेरा अर्थ है, पूरा अर्थ दिख रहा होगा, तो यहां से एक बीचों बीच काल्पनिक रेखा खींचा गया है। ऐसे एक ही नहीं है, बहुत सारा है, बहुत सारा कहे तो 90 यहां तक 90 डिग्री तक ऊपर जाता है नॉर्थ, और 90 डिग्री तक नीचे साउथ जाता है। तो इसको क्या किया जाता है, रेखा से रखा गया है। एज होता है हमारा 0 डिग्री, और उसके बाद 1 2 3 4 करके 90 ऊपर 90 नीचे। तो टोटल अक्षांश का अगर बात करें तो देखिए यहाँ 1 से लेकर 90 और नीचे 1 से 90, यानी हम 90 प्लस 90 और प्लस एक 0 डिग्री वाला बात कर ले, 0 डिग्री वाला, तो टोटल कितना हो जाएगा 181 होगा या नहीं होगा, होगा। अब बताइएगा, ये 90 डिग्री जो होता है उत्तरी ध्रुव बोला जाता है, यानी नॉर्थ पोल बोला जाता है। तो क्या एक पॉइंट, ध्रुव पॉइंट जो है कभी रेखा होगा, नहीं होगा। तो ये दो रेखा को हम माइनस कर देते हैं, तो हमारा बच जाता है 179। यानी हम बोल सकते हैं कि अगर पूछे एग्जाम में कि अक्षांशों की कुल संख्या कितनी है, तो अक्षांशों की कुल संख्या 179 है। अगर ऑप्शन में 179 ना रहे तो फिर आपको 181 ही लगा देना है। तो ये हुआ हमारा अक्षांश के बारे में। ये जो 0 डिग्री अक्षांश है इसी को हम लोग भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी बोलते हैं। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा या फिर इसी को बोलते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा भी बोलते हैं, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी बोलते हैं। किसको, 0 डिग्री अक्षांश को बोलते हैं। अगर बात करें 22.5 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम बोलते हैं कर्क रेखा। वही 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम बोलते हैं 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम बोलते हैं मकर रेखा। तो ये कुछ अक्षांश के बारे में बातें थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, तमिलनाडु। अक्षांश जनरली दूरी को निर्धारित करने के लिए होता है। अक्षांश जनरली किसके लिए होता है, तो अक्षांश जनरली हमारा दूरी के लिए होता है, दूरी बताने के लिए, दूरी बताने के लिए। और दो अक्षांशों के बीच में अगर डिस्टेंस का बात करें, दूरी का बात करें, तो दो अक्षांश के बीच में 111 किलोमीटर डिस्टेंस रहता है। यानी 0 डिग्री और 1 डिग्री अक्षांश के बीच में कितना किलोमीटर का डिस्टेंस रहेगा, 111 किलोमीटर का डिस्टेंस रहेगा। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किस राज्य सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है। किस राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है। तो ध्यान दीजिएगा, बांग्लादेश को देखिएगा। तो बांग्लादेश जो है, पहले हम बात करते हैं किसका, बांग्लादेश का। अगर हम बात करें बांग्लादेश का, तो बांग्लादेश जो है भारत के साथ सबसे अधिक सीमा बनाने वाला देश है। यानी पहला पॉइंट इसका क्या ध्यान रखना है कि भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला देश, सबसे लंबी सीमा बनाने वाला देश है। अब बात करें दूसरा, तो कितना किलोमीटर बनाता है, तो ये हमारा 4096 किलोमीटर लगभग सीमा बनाता है। 4096.6 होता है, 4096 किलोमीटर लगभग सीमा बनाता है। अगर इसमें और हम बात करें तो ये कितने राज्यों के साथ बनाता है,
तो अगर राज्य का बात करें तो ये राज्य में अगर देखिएगा तो सबसे पहले ये पश्चिम बंगाल के साथ बनाता है, पश्चिम बंगाल के साथ बनाता है। उसके बाद अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल के बाद आइएगा तो असम के साथ बनाता है, असम। असम के बाद बात करें तो असम के बाद देखिएगा मेघालय के साथ बनाता है, मेघालय के साथ बनाता है। मेघालय के बाद अगर हम बात करें तो ये हमारा बनाता है त्रिपुरा का, त्रिपुरा के साथ बनाता है और बनाता है मिजोरम से, मिजोरम, मिजोरम के साथ सीमा बनाती है। अब इसमें देखिएगा तो कितना राज्य हो गया, 1 2 3 4 5, यानी बांग्लादेश जो है टोटल 5 राज्यों के साथ सीमा बनाती है, 5 राज्य के साथ सीमा बनाती है। वो कौन कौन है? अब इसमें ऑप्शन देखिए, एक है मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। देखिए तो मेघालय भी है, मिजोरम भी है, त्रिपुरा भी है, लेकिन क्या मणिपुर दिख रहा है? नहीं, मणिपुर नहीं है। तो हमारा इसमें आंसर कौन हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर जो है वो म्यांमार के साथ सीमा बनाता है, म्यांमार के साथ सीमा बनाता है, म्यांमार के साथ सीमा बनाता है। जो मिजोरम है वो हमारा बांग्लादेश के साथ भी बनाता है और म्यांमार के साथ भी बनाता है, यानी ये बांग्लादेश के साथ भी बनाता है और म्यांमार के साथ भी बनाता है, म्यांमार के साथ भी सीमा बनाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें इसमें क्वेश्चन में अगर बात करिएगा, त्रिपुरा जो है, त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा जो है 3 ओर से, त्रिपुरा का अगर हम बात कर लें तो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, घिरा हुआ है, 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अगर हम बात करें त्रिपुरा का तो त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच का जो सीमा रेखा है उसे शून्य रेखा नाम जानते हैं। त्रिपुरा, त्रिपुरा और बांग्लादेश, बांग्लादेश के बीच के सीमा को शून्य रेखा के नाम से जाना जाता है, शून्य रेखा के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कौन ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश के साथ 2 बार सीमा साझा करता है, जो बांग्लादेश के साथ 2 बार सीमा साझा करता है, तो ध्यान रखिएगा असम। असम जो है बांग्लादेश के साथ 2 बार सीमा साझा करता है। एक असम जो है मेघालय के पश्चिम में सीमा साझा करता है और फिर दूसरा मेघालय के पूर्व में आकर सीमा साझा करता है, यानी ये बांग्लादेश से कितने बार सीमा साझा करता है? 2 बार सीमा साझा करता है। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? मणिपुर। मणिपुर किस देश के साथ सीमा साझा करता है? म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1912 में सिविल सेवा के संबंध में रॉयल कमीशन के गठन के समय वायसराय कौन था? कब का बात कर रहा है? अगर हम क्वेश्चन को देखें तो ये बात कब का कर रहा है? 1912। अब बताइएगा आप लोग 1912 में भारत के वायसराय कौन था? 1912 में भारत का वायसराय कौन था? चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। तो बताइए, तो ध्यान रखिएगा इसमें 1912 का बात कर रहा है। तो याद करिए कि एक हुआ था भारत में दिल्ली दरबार, दिल्ली दरबार, दिल्ली दरबार। अगर ऐसे ना याद हो तो उसके आसपास के कोई घटना को याद कर लीजिए। आसपास की कोई घटना, अगर डायरेक्ट कोई पूछे 1914 में कौन था तो ऐसे नहीं याद रहेगा, तो आसपास के कोई घटना को हम याद करते हैं। तो कैसे याद करेंगे? तो ध्यान रखिए कि दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था कब? 1911 में। 1911 में क्यों हुआ था? तो जो ब्रिटेन के सम्राट थे जॉर्ज पंचम और महारानी में जो थी मैरी जो थी वो आई थी भारत में, तो उसके स्वागत के लिए भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। और उस समय जो थे भारत का वायसराय, उस समय भारत का वायसराय, भारत का वायसराय का अगर बात करें तो उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था, लॉर्ड हार्डिंग, हार्डिंग सेकेंड, लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड था। तो एक क्वेश्चन हमारा कर रहा है 1912 में सिविल सेवा के संबंध में रॉयल कमीशन के गठन के समय, तो 12 का बात कर रहा है, तो 12 में हमारा वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था।
तो ए तो आंसर मिल गया हमारा। और इसका अगर हम कार्यकाल का बात करें, इसका कार्यकाल 1910 से लेकर 1916 तक देखने को मिलता है। इसका कार्यकाल हमको कहां से कहां तक देखने को मिलता है? 1910 से लेकर 1916 तक देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम बात करें लॉर्ड कर्जन का, तो लॉर्ड कर्जन का अगर बात करें तो इसका कार्यकाल हमको अगर लॉर्ड कर्जन का बात करें तो 1899 से लेकर 1905 तक देखने को मिलता है। इसका कार्यकाल 1899 से लेकर 1905 तक देखने को मिलता है लॉर्ड कर्जन का। और ध्यान रखिएगा इसके समय में ही बंगाल का विभाजन हुआ था। याद करिए 1905 पिछला सेशन में 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। उसके बाद अगर हम बात करें तो लॉर्ड डफरिन का देखिएगा तो 1884 से लेकर 1888 तक देखने को मिलता है। लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल 1884 से लेकर 1888 तक देखने को मिलता है। याद करिए इसी के समय में लॉर्ड डफरिन के समय में इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना हुआ है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्थापना हुआ है। उसके बाद अगर बात करें लॉर्ड इरविन का, तो लॉर्ड इरविन का कार्यकाल हमको लॉर्ड इरविन का कार्यकाल 1926 से लेकर 1931 तक देखने को मिलता है। 1926 से लेकर 1931 तक देखने को मिलता है। गांधी इरविन पैक्ट याद करिए 1931, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930, ये सब घटना किसमें देखने को मिलता है? लॉर्ड इरविन के समय देखने को मिलता है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था 12 में सिविल सेवाओं के समय, तो 12 में कौन थे? देखिए 10 से 16 तक कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले निम्नलिखित में से कौन से नदी को पार किया था? तो बताइएगा कौन से नदी को पार किया होगा? सिकंदर कहां से आया था? उत्तर पूर्व से आया था, उत्तर पश्चिम से आया था। तो वहां से आने के लिए सबसे पहले कौन नदी मिलेगा? तो ध्यान रखिएगा इंडिया का अगर मैप थोड़ा सा भी दिमाग में होगा तो सबसे पहले कौन से रिवर? सिंधु रिवर आता है। तो सबसे पहले कौन से नदी को पास करना पड़ेगा? सिंधु नदी को पास करना पड़ेगा। और सिकंदर जो है भारत में आने के लिए जो है सिकंदर भारत में आने के लिए कौन से रास्ता का प्रयोग किया था? जल्दी बताइएगा। तो खैबर दर्रा का प्रयोग किया था, खैबर दर्रा का। और वो सबसे पहले कौन से नदी को पास करेगा? सिंधु नदी को पास करेगा। सबसे पहले सिंधु नदी को पास करेगा। और याद करिए 326 ईसा पूर्व जब सिकंदर जो है पोरस के साथ लड़ाई लड़ा था, पोरस के साथ झेलम नदी के तट पर, जिसको हम वितास्ता का युद्ध भी कहते हैं, झेलम का युद्ध भी कहते हैं, उसमें पोरस को पंजाब के शासक जो पोरस थे उनको पराजित करता है, लेकिन उनके बहादुरी से खुश होकर उनको साम्राज्य वापस अपना देता है, सहयोगी बनाता है। उसके बाद उसका सेना ब्यास नदी पार करने से इनकार कर देता है, ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर देता है, जिसके कारण सिकंदर को मजबूरन लौटना पड़ता है। और लौटने के क्रम में 323 ईसा पूर्व में उसका बेबीलोन में मृत्यु हो जाता है डायरिया से। तो एक आप कहानी सुने होंगे सिकंदर को जो विश्व विजय बनने का सपना देखा था, और विश्व विजय बनने का सपना उसका गुरु अरस्तु दिखाए थे। और ऐसा माना जाता है कि जितना उसको विश्व का ज्ञान था उसका लगभग 90% के आसपास विश्व पे वो विजय प्राप्त कर चुका था। तो ये सिकंदर का था। तो सिकंदर सबसे पहले कौन सी नदी को पास करेगा? सिंधु नदी को। झेलम का युद्ध 326 ईसा पूर्व में, या जिसको वितास्ता बोलते हैं, 326 ईसा पूर्व में 326 ईसा पूर्व में 326 ईसा पूर्व में लड़ा था। पंजाब के शासक पोरस के साथ लड़ा था और उसमें विजय प्राप्त किया था। सिकंदर के अगर सेनापति का नाम पूछा जाए तो सेल्यूकस निकेटर था। अगर उसका जल सेनापति का नाम पूछा जाए निर्याकस था। उसका घोड़ा का नाम पूछा जाए बुफे कराल था। तो ये सिकंदर से जुड़ी हुई कुछ बातें था। तो ध्यान रखिएगा उसका जो सेनापति था वो सेल्यूकस निकेटर था। और जब लौट रहा था तो सेल्यूकस निकेटर को अपना साम्राज्य दे देता है, कुछ पार्ट दे देता है जहां पे वो अपना शासन करता है, और वो लौट रहा था। और लौटने के क्रम में ही बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो जाती है, 323 ईसा पूर्व में हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा इसको। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सिंधु नदी। झेलम नदी के तट पर 326 ईसा पूर्व में वितास्ता का युद्ध लड़ा था, पंजाब के शासक पोरस के साथ लड़ा था। तो एक क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा सुधार आंदोलन 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग के कार्यकाल के दौरान हुआ था? 1829 ध्यान रखिएगा। 1829 में कौन सा काम हुआ था? तो ध्यान रखिएगा
आंसर क्या हो जाएगा इसका? सती प्रथा पे प्रतिबंध कब हुआ था? 1829। किसकी सहायता से हुआ था? राजा राम मोहन राय की सहायता से। राजा राम मोहन राय की सहायता से, मोहन राय की सहायता से, सहायता से सती प्रथा। सती प्रथा क्या होता था कि जब कोई पुरुष मरता था या जब कोई पुरुष का देहांत हो जाता था तो उसके साथ ही उसकी पत्नी को भी उसके चिता पे जला दिया जाता था, जिसका विरोध कौन किए थे? राजा राम मोहन राय। ऐसा कहा जाता है इतिहास में कि इनके जब भाई मरे थे तो ये इनकी भाभी को, यानी भाभी को सती होने का समय आया था तो इन्होंने विरोध किया था और उनको सती होने से रोका था, क्योंकि इनको अपनी भाभी से लगाव था। ये अपनी भाभी को मां समान मानते थे और उनसे वो माँ वाला प्रेम मिलता था, जिसके कारण ये विरोध किए थे। और इन्हीं की सहायता से जो है 1829 में सती प्रथा को प्रतिबंधित किया गया था। और उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला एक शासक, एक व्यक्ति विलियम बेंटिक था। राजा राम मोहन राय को अगर राजा की उपाधि का बात किया जाए कि राजा का उपाधि इनको कौन दिया था, तो इनको राजा का उपाधि अकबर द्वितीय दिया था। अकबर द्वितीय द्वारा इनको राजा की उपाधि प्रदान किया गया था, अकबर द्वितीय द्वारा दिया गया था। वही अगर हम बात करें विधवा पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह का बात करें तो 1856 में इसको खत्म किया गया था। 1856 में खत्म किया गया था। 1856 में खत्म किया गया था। उसके बाद अगर बात करें व्यापकता का सिद्धांत, तो ये लाने वाला था आपका डलहौजी। ये लाने वाला कौन था? आपका डलहौजी था। डलहौजी जो कि 1848 में आया था, जो उसका जब लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल शुरू होता है उस समय लाया था। और जो देसी राज्य थे उनको अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के लिए लाया था। लॉर्ड मॉर्ले मिंटो सुधार का बात करें तो ये हमारा 1909 आया था, जिसमें मुस्लिम को पृथक निर्वाचन दिया गया था, मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दिया गया था। और ये लाया गया था 1848 में लॉर्ड डलहौजी के समय। लॉर्ड डलहौजी के समय, लॉर्ड डलहौजी के समय। अगर पूछे पहली बार रेल का प्रचालन किसके काल में हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के समय। पहली बार डाक प्रचालन कब हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के समय। अगर बात करें आपसे राजा राम मोहन राय के बारे में, तो आत्मीय सभा का स्थापना राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज का स्थापना राजा राम मोहन राय। तो ये सब पॉइंट कुछ ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। उदयन ने मगध की राजधानी को किस शहर से हटाकर पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था? तो उदयन कौन से वंश का था? तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा उदयन हर्यक वंश का था और हर्यक वंश का राजधानी राजगीर में था। और राजगीर से हटाकर ये कहां पे कर दिया गया था? ये पाटलिपुत्रा में कर दिया गया था। राजगीर से हटाकर यह राजधानी को कहां किया था? पाटलिपुत्रा। उसमें पाटलिग्राम नाम से स्थापित किया था, बाद में पाटलिपुत्रा के नाम से ये जाना गया। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में किस वर्ष में पहली बार 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था? तो ध्यान रखिएगा किस वर्ष मनाया गया था, तो किस वर्ष का बात कर रहा है। तो किस वर्ष में अगर देखिएगा तो सबसे पहले बात करते हैं 1929 का लाहौर अधिवेशन। 1929 का लाहौर अधिवेशन जिसमें क्या हुआ था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो अपना पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है संपूर्ण पूर्ण स्वाधीनता का मांग प्रस्तुत किए थे और लक्ष्य बनाए थे। और उसके बाद 30 दिसंबर को जो है 30 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पे रात को 12 बजे तिरंगा फहराया गया था। और 26 जनवरी को कहा गया था कि ये स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और पहला स्वाधीनता दिवस हमारा जो है 1930 में मनाया गया था। पहला स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया था? 1930 में मनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा यहीं तक था। तो इसी प्रकार से और हम डालते रहेंगे जो कि आपके दरोगा के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।